जिला बागेश्वर में टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग संघर्ष समिति ने एक जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले 2 दशकों से ये प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ के लोग बागेश्वर में रेल मार्ग को लेकर हर साल या यूं कहें कि लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, मगर सरकार है कि सुनना ही नहीं चाहती। हर साल की तरह उम्मीद लगाए हुए इस बार के बजट में भी बागेश्वर को रेल मार्ग के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। इसी को लेकर के केशवानंद जोशी, गीता रावल, प्रवीण दफोटी, प्रताप सिंह बानू, चरण सिंह बगरी, नरेंद्र खेतवाल, अर्जुन देव, हेमलता, मंजू देवी, तायरा बानो, सावित्री आदि ने मिलकर टनकपुर के तहसील में एक जोरदार प्रदर्शन किया और रेल मार्ग को बागेश्वर तक पहुंचाने के लिए आवाज उठाई। और इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि शहर से अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि ये सभी की समस्या है और सब चाहते हैं कि रेल मार्ग यहाँ तक पहुंचे ताकि बागेश्वर व अन्य क्षेत्रों का भी बाकी शहरों की तरह विकास हो सके। और यहाँ भी रेल मार्ग पहुंचेगा तो यहाँ के कारोबार में, लोगों को रोजगार में, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। कारोबार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश के लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसीलिए संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है और वो सब चाहते हैं कि रेल मार्ग यहाँ तक पहुंचे और बागेश्वर व उसके आसपास के जिले व जो एरिया है उसका भी विकास तेजी से हो। इसी को लेकर के बागेश्वर के जाने माने समाज सेवी व एडवोकेट गोविंद भंडारी जी ने कैमरे पर बात करते हुए समस्याओं को लेकर के खुलकर बातचीत की। आइए सुनते हैं। क्या लगता है कि बागेश्वर में क्या होना चाहिए था, जो होना चाहिए था, क्या वो हो रहा है या उसके विपरीत हो रहा है वर्तमान में? देखिए जयराम जी, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज आप अपने YouTube के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं। फर्स्ट टॉक आपका जो YouTube है, हम उसका बागेश्वर में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर बागेश्वर के हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं श्री नरेंद्र खेतवाल जी, इस क्षेत्र के युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे बीच में ये रंजना कुमारी रंजना जी, ये LLM की हुई हैं और इनका मतलब एक एडवोकेट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता। श्री महेश किशोर जी हैं हमारे, बहुत ये मतलब ऐसा है कि ये साथी हैं, वो एडवोकेट हैं, कांटा बार के सेक्रेटरी हैं। आप हमारे साथ शंकर जी धपोला यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नौजवान हैं और समाज सेवा के लिए लगातार तल्लीन रहते हैं। यह हमारा, जैसे कि आपने प्रश्न किया कि यह हमारे क्षेत्र बागेश्वर में जो यह विकास की बात है, तो हम आपको ये बता दें। सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं, ये पौराणिक नगर है। जयराम जी, आपने देखा होगा इतना भव्य सुंदर है। इस नगर यह का एक छोर हिमालय से जो पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदर ढुआ ग्लेशियर से मिलता है। 3 ग्लेशियर हमारे बीच हैं। जो ये नदी आप देख रहे हैं, जो सरमूल, ये सरमूल से आती है, सरयू नदी है ये। इसका नाम है ये सरयू नाम सुमंगल मूला, सब सिद्धि करणी हरणी सब शूला। ये तुलसीदास जी ने इसके बारे में कर रखा है। और ये नदी गंगा सागर तक जाती है। जो ये सरयू नदी है, सरमूल से निकलकर गंगा सागर तक जाती है। इसके एक विशेषता और है, जब ये सरमूल से निकलती है उसके बीच में एक सोने की रेखा है, स्वर्ण रेखा, जिसमें इसके जो सरयू का जो पानी है, इसमें इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। हाँ, जब हमारे कुमायूं के राजा को हुमायूं ने अपने दरबार में बुलाया था, तो पूरे भारतवर्ष के राजा उसमें गए थे, तो उस समय यहाँ का राजा उनके लिए इसी सरयू नदी के सोने के कणों को उन्होंने इकट्ठा करवाया, उसको लेकर गए। उसको पिपलिका स्वर्ण कहा जाता है, पिपलिका स्वर्ण करके ये जाना जाता है। ये बहुत पवित्र नदी है। हम ऐसे सुंदर जगह बागेश्वर का हमारा ये जो जिला है, और ये इसके बाद हमारा कपकोट तहसील पड़ता है। तो ये उसके बाद फिर ये ग्लेशियरों के बाद मिलम ग्लेशियर, उसके बाद चाइना बॉर्डर आ जाता है। तो इसलिए ये सुंदर जगह पर हम हैं। तो हमारे यहाँ नदी बहुत पवित्र, आप देख रहे होंगे कि यहाँ का पानी तो बिल्कुल पी सकते हैं, आप नहा सकते हैं। देखिए साफ सुथरा पानी है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो नगरी सभ्यता बढ़ती जाती है, कुछ न कुछ चीज़ें आ जाते हैं, जैसे कुछ प्लास्टिक का सामान आता है, कुछ ये आता है, तो उस समय क्या होता है, फिर भी कुछ लोग
अधिकांश लोग तो सफाई रखते हैं, नदी की पूजा भी करते हैं, पानी में साबुन से नहाते भी नहीं हैं, लेकिन वो सब के बावजूद भी कोई यह कुछ न कुछ इस समय प्रदूषण हो रहा है, जिसका हम सबका यह कर्तव्य है कि हमको अपने नदियों को बचाना चाहिए, इनको पवित्र रखना चाहिए। इनके पवित्रता को हम बनाए रखेंगे तो तभी हमारी ये नदियाँ हमेशा के लिए जीवंत रह सकती हैं। हमारी दूसरी समस्या ये है सर कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ रेल की सर्वे 1904 में हो गई थी। बागेश्वर में टनकपुर से बागेश्वर तक रेल की सर्वे अंग्रेजों ने कर दी थी। उसी बीच काठगोदाम भी बना, जो हल्द्वानी के पास से रेल आ गई, मसूरी बना, लेकिन उसके बाद ये रेल की हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई। हम हमेशा इसके लिए लगातार संघर्षरत हैं और अब तो हमारी ये मांग है कि कर्णप्रयाग तक रेल आ गई है तो गरुड़ से होते हुए बागेश्वर रेल आए और टनकपुर से आ जाए, ताकि एक रिंग या रेल का ये मतलब ऐसा है कि यह पथ बन जाए। तो ये हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि आपके यूट्यूब के माध्यम से हम अपने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से और प्रधानमंत्री से यह अनुग्रह करना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में 1904 की सर्वे के लाल निशान आज भी नदी के किनारे दिखाई देते हैं और रंग के, हाँ आज भी हैं, इतना पक्का रंग। जिला है बागेश्वर जिला, जी शिमला के आसपास है। जी रेल की जो फैक्ट्री थी उसका सर्वे हो चुका था जी 1904 में। हाँ हाँ अभी तक उसका कोई वर्क नहीं, तो मैं वही मैं बता रहा हूँ। तो 1904 में ये बागेश्वर जिला अल्मोड़े जिले के अंतर्गत था और मतलब उस समय पिथौरागढ़ और चंपावत भी अल्मोड़े का ही भाग होता था। तो 1904 में ये सर्वे हो गई थी। उसके जो लाल, उनका उस समय का रंग भी इतना पक्का है कि आज भी वो लाल निशान सरयू नदी के किनारों पर, चट्टानों पर दिखाई पड़ते हैं 1904 से, जो रेल के मतलब लाइन के। तो लेकिन उसके बाद भी कई बार सर्वे हो गया लेकिन बजट आवंटित हो नहीं रहा है, तो जिससे हमारे लोगों में बड़ा रोष व्याप्त है। हमारे यहाँ रेल का आना बहुत आवश्यक ही है, तो हम समझते हैं कि आएगा, आज नहीं तो कल रेल आएगी। और दूसरी हमारी एक समस्या और है, हमारे क्षेत्र में ये हमारा जो उत्तराखंड राज्य बना वो इसलिए बना क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था। लोगों ने बहुत बड़ी शहादत दी इसके लिए। हमारे महिलाओं को 2 अक्टूबर के दिन यह बहुत परेशानी का यह झेलना पड़ा। मुजफ्फरपुर में बहुत मतलब उनके साथ यह ज़बरदस्ती मतलब ऐसा उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने करने पड़े। उसके बाद हमें ये अपना प्रदेश मिला। लेकिन आप ताजुब करेंगे, हमारे प्रदेश के साथ साथ 2 प्रदेश और बने थे, एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। झारखंड की राजधानी ये रांची बनी और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बनी, लेकिन हमारी राजधानी को अस्थायी घोषित कर दिया। आज भी हमारी पक्की राजधानी नहीं है। जो देहरादून है वो अस्थायी राजधानी है। तो इसलिए, और लोगों की मांग है पहाड़ की राजधानी पहाड़ के मध्य में तो हो। हमारे यहाँ 3 समितियां बनी। कौशिक समिति ने मैं सर्वे कराया कि कहाँ राजधानी हो, तो उसमें 80% लोगों ने गैरसैंण, जो कि अल्मोड़ा और चमोली के बीच में है, और बहुत सुंदर उसको राजधानी के लिए प्रपोज किया। लेकिन उस सब के बावजूद भी आज भी हमारी राजधानी गैरसैंण में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, विधानसभा का भवन बन गया है, लेकिन वो सचिवालय बन गया। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कोई आज तक राजधानी नहीं बन पाई। हमारी स्थायी राजधानी की मांग है। दूसरी मांगें हमारी ये हैं, विकासखंड राज्य तो बन गया, लेकिन हमारे विकासखंड आज क्या हैं? आज हमारे बागेश्वर जिले में यह 6 तहसीलें और उप तहसीलें हैं, लेकिन विकासखंड केवल 3 हैं, जबकि विकासखंड मूल ढांचा है विकास का। हमारे गांव में विकासखंड की बहुत ज़रूरत है। कांडा विकासखंड था पहले, उसको उस समय वहाँ रोड नहीं थी तो उसको बागेश्वर में स्थापित कर दिया, तो वो बागेश्वर ही रह गया। तो आज भी वहाँ के जब ग्राम प्रधान आते हैं तो आते आते उनको यहाँ शाम हो जाती है और तब तक वो कुछ करने के बाद घर चले जाते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ये कि पर्वतीय अंचल में कम से कम ये ऐसा कि 50-50 ग्राम पंचायतों की एक ब्लॉक बन जाए, विकासखंड बन जाना चाहिए। जैसे बागेश्वर है, कठपुड़िया छीना है, चौड़ा स्थल है, इनका विकासखंड बने। इसके लिए कांडा विकासखंड की बहुत बड़ी हमारी संघर्ष चल रहा है लंबे समय से। अभी इस समय कुछ प्रोग्रेस भी हो रही है। ये काम हमें करना है हमारे क्षेत्रों के विकास के लिए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ विधानसभाएं कम कर दी गई हैं। पहले यहाँ बागेश्वर जिले में 3 विधानसभाएं थी, लेकिन पिछले ये परसिमन में यहाँ 3 की जगह कांडा विधानसभा को विलुप्त कर दिया गया। जबकि वहाँ मतलब ऐसा है कि यहाँ बहुत बड़ा एरिया, आप तो देख रहे हैं कितना बड़ा दूर दराज जाना पड़ता है, लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभाएं बढ़ने के बजाय यहाँ घट गई।
तो हमारी ये मांग है कि बागेश्वर में कांडा विधानसभा को फिर से रिस्टोर किया जाए, अब जो नया परिसीमन होगा, और पहाड़ में छोटी छोटी ये विधानसभाएं हों, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार का उसी मानक के अनुसार यहाँ पर ये कार्य होना चाहिए। और इसके बाद हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो कुछ है नहीं, आपने देखा होगा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री न होने से यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ तो लग सकती हैं। हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में ये सॉफ्ट स्टोन होता है, खड़िया की सैकड़ों खाने यहाँ पर हैं, लेकिन आज भी एक छोटी सी पाउडर की फैक्ट्री भी हमारे यहाँ नहीं है। जो पाउडर, टेल्कम पाउडर, जो कि जॉनसन निकोलसन का एक 100 ग्राम का टेल्कम पाउडर का एक जो है, मतलब ऐसा कि पाउच या ये उसका डिब्बा, वो आता है मतलब ऐसा कि 500 रुपये का, और हमारे यहाँ 1 कुंटल खड़िया का भाव 100 रुपया भी नहीं है, वो मतलब ऐसा कि जिसका टेल्कम बनता है। तो इसलिए ये बड़ी मतलब हमारी विसंगति है। आप मानते हैं कि रेल की तरक्की हो जाएगी, हाँ, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़े, बिल्कुल आपने सही कहा। जब रेल आ जाएगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, होटल मतलब ऐसा है कि व्यवसाय हमारा बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए छोटे छोटे विकास खंड होंगे तो लोगों का काम द्रुत गति से होगा, विकास का कार्य बढ़ेगा।